रेशम के बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, रेशम, रेशम या सिल्क, रेशम के रेशम जो खेती की जाती है रेशम की, उस उद्योग को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम भी एक प्रोटीन रेशा है, या इसे हम जानतव रेशा ही कहते हैं, पर इसे हम कीड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिल्क इज a lustrous natural protein fiber primarily spun by the larva of the Bombyx mori moth to form their cocoons, known for its exceptional strength, elegant drape, and shimmering luster. It is the only naturally occurring continuous filament fiber. ठीक है, तो रेशम एक शानदार प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जिसे मुख्य रूप से बॉम्बियक्स मोरी, ठीक है, पतंगे या लार्वा द्वारा अपने कुकून बनाने के लिए काटा जाता है। अपनी असाधारण मजबूती, शानदार या लचकदार बहाव और झिलमिलाती चमक के लिए जाना जाने वाला यह रेशा प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र निरंतर फिलामेंट रेशा है। तो ये एक फिलामेंट रेशा है। फिलामेंट रेशा मतलब काफ़ी लंबा रेशा है। बेसिकली ये रेशा पहली बार चाइना में डिस्कवर किया गया था, और फिर चाइना से ये जापान गया, और फिर जापान से पूरे विश्व को पता चला कि ये चमकदार रेशा, जिसे हम रेशम या सिल्क कहते हैं, पहली बार ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। और चाइना इसे कई सालों तक अपने अंदर ही रखता था, किसी को बताता नहीं था कि ये रेशा, जो चमकदार रेशा है, ये किससे वो प्राप्त कर रहा है। चलिए, तो इसके बनने की प्रक्रिया या निर्माण पढ़े। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में बेसिकली जो ये कीड़े हैं, ये शहतूत के पत्तों को खाते हैं। तो जब हम शहतूत की खेती करते हैं, तो उसे हम मलबरी की खेती करते हैं, तो उसे हम मोरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मोरी कल्चर के बाद ये बेसिकली आपका कई एक स्टेजेस से गुज़रता है, जैसे कि इसमें हम देखिए ये हमारा एडल्ट मॉथ है। एडल्ट मॉथ हमारा अंडे देती है। ठीक है, ढेर सारे अंडे, यहाँ एक रखा है, पर ये बहुत ही छोटा छोटा होता है और लाखों की संख्या में होता है। फिर ये अंडे लार्वा बन जाते हैं, इस टाइप के लार्वा, जो बहुत सारे मलबरी के पत्ते या शहतूत के पत्ते खाते हैं, और खाते खाते ये बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद इस तरह का ये कुकून बनाते हैं। इस स्टेज पर इसे हम कुकून कहते हैं, और जो ये लार्वा अंदर चला जाता है, इस स्टेज पर इसे हम प्यूपा कहते हैं। ठीक है, अब जब अगर इसमें इसी स्टेज पर, प्यूपा के स्टेज पर ही हम इन कुकून्स को गर्म उबलते पानी में, उबलता पानी नहीं होता है, ल्यूक वार्म वाटर होता है, मतलब हल्का गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे कि ये प्यूपा मर जाता है। ठीक है, और फिर हम ये रेशा इस कुकुन से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ कुकुन को छोड़ दिया जाता है, तो ये पूरा अंदर से इन रेशों को खाते हुए एडल्ट मॉथ जो होता है, वो फिर से विकसित होकर बाहर निकल आता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जो कि रेशम के कीड़ों की है। तो प्रोडक्शन में यहीं पर हम मोरीकल्चर या प्रोडक्शन करते हैं। फिर इन कुकुन को हम गर्म पानी में डाल देते हैं, है ना, और फिर इसे हम रेशा रील कर लेते हैं, इसको खींच लेते हैं, और फिर ये हमारा थ्रोइंग एंड स्पिनिंग प्रोसेस है। तो चलिए हम एक एक करके इन स्टेजेस को पढ़ें। पहला है मोरीकल्चर या
जो हमारा शहतूत की खेती है, बिफोर रियरिंग सिल्क वॉर्म फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालने से पहले उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, और वो है मलबरी ट्रीज are cultivated because their leaves are the primary food source for most of the common silkworms, that is Bombyx mori। इसके लिए शहतूत के पौधों की खेती की जाती है क्योंकि इसके पत्ते रेशम के कीड़ों का मुख्य भोजन होते हैं। फिर हम रेशम कीट का पालन करते हैं। इसमें एग हैचिंग, फीमेल सिल्क moths lay hundreds of eggs. These eggs are kept under controlled temperature and humidity condition until they hatch into larvae commonly called caterpillars or silkworms। ठीक है, अंडे से बच्चे जो निकलते हैं, मादा रेशम कीड़े सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को अनुकूल तापमान पर रखा जाता है ताकि उनसे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ सके। The newly hatched silkworms are placed on trays and fed freshly chopped mulberry leaves continuously for about 25 to 30 days. They grow rapidly during this period। तो इन कीड़ों को ट्रे पर रख दिया जाता है और लगभग 25 से 30 दिनों तक लगातार शहतूत की ताज़ी पत्तियां खिलाई जाती है। इस दौरान इनका आकार बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुकुन का निर्माण होता है। आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी द सिल्कवर्म स्टॉप्स ईटिंग एंड मूव टू अ स्पेसिफिक चैम्बर और ट्विंग्स टू स्पिन देयर कुकुन। पूरी तरह बड़ा होने के बाद कीड़े खाना बंद कर देते हैं। क्या खाना बंद कर देते हैं? इन पत्तियों को, शहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कुकुन बनाने के लिए झाड़ियों का विशेष खांचों में चले जाते हैं। दे क्रिएट सिक्रेट लिक्विड प्रोटीन। ठीक है, ये एक मुंह से चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं जो फाइब्रोइन और सेरिसिन का बना होता है। दो देयर salivary glands, the liquid hardens upon contact with air, forming a continuous silk thread। The silkworm wraps itself completely inside the shell known as cocoon। This takes about 3 to 7 days। ये कीड़े अपने मुंह से, ठीक है, अपने मुंह से एक तरल प्रोटीन निकालते हैं जिसमें फाइब्रोइन और सेरिसिन होता है। हवा के संपर्क में आते ही ये तरल सूख जाता है और ये अपने चारों ओर 3 से 7 दिन के अंदर लपेट कर इन्हीं धागों को एक कवच बना लेते हैं जिसे हम कुकुन कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ कुकुन। कुकुन का प्रसंस्करण टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सिल्क फिलामेंट। द कुकुन्स आर हार्वेस्टेड बिफोर द इंसेक्ट इनसाइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मॉथ एंड ब्रेक्स द शेल। The harvested cocoons are treated with heat, usually by boiling them in water or exposing them into steam. This serves two purposes. It kills the pupa inside safely. It softens the natural gum sericin holding the silk fiber together। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि लंबा और अटूट धागा प्राप्त करने के लिए कुकुन के अंदर मौजूद कीड़ा प्यूपा के पतंगा बनकर बाहर निकलने से पहले कुकुन को इकट्ठा कर लिया जाता है। इन कुकुन को उबलते पानी में डाला जाता है या भाप दी जाती है। इससे क्या होता है, अंदर का प्यूपा मर जाता है जिससे कि वो धागे को न काट सके और कुकुन का प्राकृतिक गोंद जो सेरिसिन है वो ढीली हो जाती है जिससे हम आसानी से धागे को खींच सके। नेक्स्ट है रीलिंग एंड स्पिनिंग, धागा निकालना। द softened cocoons are unwound on to extract the long continuous silk filament। This delicate process of unwinding the thread from the cocoon is called reeling। reeling में क्या होता है, उबलते हुए कुकुन से रेशम के लंबे धागे को अलग करने और लपेटने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। जैसे आप
नॉर्मली धागे के बॉबिन से धागा खींच सकते हैं, उसी प्रकार इस कुकुन में से भी धागा हम नॉर्मली वे में ही खींच सकते हैं। मैंने खींच कर देखा है, ये हम लोग को कॉलेज में प्रैक्टिकली करवाया गया था। उसके बाद देखिए, दैट इज स्पिनिंग, सेवरल इंडिविजुअल सिल्क फिलामेंट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रॉन्ग सिल्क यार्न विच इज देन वूवन इनटू लस्ट्रस फैब्रिक। रेशम के कई बारीक धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठा जाता है, जिससे एक मजबूत व्यावसायिक धागा बनता है। इसी धागे से बाद में रेशमी कपड़े बुने जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली, मैं जब कॉलेज में थी तो ये प्रैक्टिकली हम लोगों को करवाया गया था। मैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ एक सेरिकल्चर एक अलग डिपार्टमेंट है, और वहाँ हम लोगों को ले जाया गया था, जिससे कि हम इन कीड़ों से धागा, इन कुकुन से धागा खींच सके। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सिल्क मलबरी। मतलब हम कीड़ों के आधार पर हम इन रेशम को 4 प्रकार से देखते हैं, कीड़ों के आधार पर, ठीक है। तो पहला है आपका मलबरी सिल्क, या जिसे हम बॉम्बीएक्स मोरी कहते हैं। ये देखिए, इसका कीड़ा बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत होता है। ये इसका कुकुन भी मटमैले रंग का होता है और छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। मलबरी सिल्क इज मोस्ट कॉमन among them, contributing to nearly 95% of world silk production. It is produced from the cocoons of the moth Bombyx mori. तो शहतूत रेशम इसमें सबसे आम है, जो दुनिया का 95% या 95% योगदान कर देता है। इसका उत्पादन बॉम्बिएक्स मोरी नामक कीट के कुकुन से किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा प्रकार है, दैट इज एरी सिल्क। एरी सिल्क नॉर्मली आप देखिए, बिहार के भागलपुरी सिल्क जिसे हम कहते हैं ना, वो बेसिकली एरी सिल्क का बना होता है। एरी सिल्क फॉर्म हैज़ 2 वेराइटीज़, अ वाइल्ड वन एंड अ डोमेस्टिकेटेड one, breed to castor leaves. The filament is neither continuous nor uniform, hence the moth are allowed to emerge before commencing reel. A white or bright red silk is produced. ये एरी का जो कीड़ा होता है ना, ये देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, ब्राउन कलर का, और ये जंगली होता है। 2 प्रकार का होता है, एक जंगली होता है और एक पालतू होता है। तो जंगली हम इस टाइप का कुकुन प्राप्त करते हैं, और पालतू में हम इस टाइप का कुकुन प्राप्त करते हैं। इसका धागा ना तो लगातार होता है और ना ही एक जैसा होता है, इसलिए धागा लपेटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पतंगों को बाहर निकलने दिया जाता है। इससे सफ़ेद या चमकीले लाल रंग के रेशम तैयार होते हैं। तो इसमें हम प्यूपा को नहीं मार रहे हैं, कीट को बाहर निकलने दिया जाता है और फिर हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है तसर सिल्क। तसर सिल्क का जो मॉथ होता है वो देखिए कुछ वो ये भी ब्राउन कलर का होता है, और इसका भी मटमैले रंग का कुकुन पाया जाता है। तसर सिल्क वर्म आर ऑल्सो वाइल्ड। द इंडियन तसर वर्म फीड्स ऑन ट्रीज, ठीक है, ये पेड़ों पर ही खाना खाता है, ऑफ टर्मिनीलिया स्पीसीज एंड अदर माइनर होस्ट प्लांट्स। These are Japanese and Chinese worm feed on oak and other allied species. Reeling can be done as with mulberry worms, ठीक है। तसर रेशम कीट जंगली होते हैं। भारतीय तसर कीट टर्मिनीलिया प्रजाति के पेड़ों और अन्य गौण पौधों, पोषक पौधों की पत्तियों को खाते हैं, जबकि जापानी और चीनी कीट ओक के पत्तों को खाते हैं, ठीक है। इसकी रीलिंग जैसे हम मलबरी का शहतूत के कीड़ों की रीलिंग करते हैं, वैसे इसमें भी हम
सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये मुगा सिल्क, ठीक है, मुगा सिल्क वर्म इज फाउंड ओनली इन आसाम। इट फीड्स ऑन 2 लोकल स्पीसीज ऑफ श्रब्स, मैचिलियस बॉम्बिकीना एंड लिटिसी पॉलीएंथा, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग गोल्डन येलो थ्रेड। ठीक है, मुगा रेशम कीट केवल आसाम में ही पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व में केवल आसाम में ही पाया जाता है। ये भी जंगली ही होता है। ये झाड़ियों की 2 स्थानीय प्रजाति मचिसलस बॉम्बिसिना और लिटसिया पॉलिएंथा की पत्तियों को खाता है, जिससे एक मजबूत सुनहरे पीले रंग का धागा तैयार होता है। ठीक है, तो इसके जो कुकुन होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का बेसिकली कीड़ों के आधार पर हम रेशम को वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स फॉर्म्स द कोर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सिल्क फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम के रेशे का मुख्य संरचनात्मक हिस्सा बनाता है? तो वो है हमारा फाइब्रोइन। ठीक है, silk fiber is primarily composed of 2 proteins, that is fibroin, ठीक है, वो है 75 to 80%। ठीक है, सेरिसिन भी होता है, पर सेरिसिन केवल 20 to 25% ही होता है। ज़्यादातर इसमें फाइब्रोइन होता है, गिविंग इट ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और सेरिसिन क्या करता है? ये गमी प्रोटेक्टिव कोटिंग दैट होल्ड्स द कुकुन टुगेदर एंड इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। रेशम का रेशा मुख्य रूप से 2 प्रोटीन का बना होता है, वो है फाइब्रोइन, रेशे का के अंतिम संरचनात्मक कोर बनाता है जो इसे मजबूती और टिकाऊपन देता है, जबकि सेरिसिन केवल 20 से 25% ही होता है। ये एक चिपचिपा सुरक्षात्मक गोंद होता है जो कुकुन को आपस में जोड़ कर रखता है, और ये जब हम सिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं तो ये सेरिसिन ख़त्म हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़े। वाई इज सिल्क कंसिडर्ड यूनिक एमंग ऑल अदर नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर्स लाइक कॉटन और वुल। कपास या ऊन जैसा अन्य सभी प्राकृतिक कपड़ों के रेशों की तुलना में रेशम को अनोखा क्यों माना जाता है? तो रेशम को अनोखा इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र फिलामेंट रेशा है। अनलाइक कॉटन और वुल में हम स्टेपल फाइबर मिलता है, जबकि सिल्क में हमें फिलामेंट फाइबर, स्टेपल फाइबर मतलब रेशों का जो की लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है, जबकि रेशम में हमें एक लंबा रेशा मिलता है विच कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स दैट मस्ट बी स्पन टुगेदर टू मेक अ थ्रेड। Silk is harvested from the cocoon as a single long unbroken continuous filament that can be up to 900 meters long। ठीक है, ये 900 मीटर तक लंबा हो सकता है। कपास या ऊन के विपरीत जो छोटे छोटे रेशों से बने होते हैं, जिन्हें धागा बनाने के लिए आपस में काटना पड़ता है ना, जबकि रेशम को कुकुन से एक ही लंबे बिना टूटे हुए निरंतर धागे के रूप में निकाला जा सकता है, जो कि 900 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉल्ड। रेशम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। For context, moriculture is the cultivation of mulberry leaves, apiculture is beekeeping and pisciculture is fish farming। ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को जो हम पालते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, जबकि मोरिकल्चर हम तब कहते हैं जब हम
मलबरी या शहतूत की खेती करते हैं। एपीकल्चर हम तब कहते हैं जब हम मधुमक्खी पालते हैं, और पीसीकल्चर तब हम कहते हैं जब हम मछलियाँ पालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सिल्क इज ऑफन रेफर्ड टू एज पीस सिल्क बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट हार्मिंग और किलिंग द सिल्क मॉथ। किस प्रकार के रेशे को अक्सर शांति रेशम कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन रेशम के कीड़े को नुकसान पहुंचाए या मारे बिना किया जाता है, वो है हमारा एरी रेशम या एरी सिल्क। इसे ही हम पीस सिल्क और अमीशा सिल्क बिकॉज इट्स हार्वेस्टिंग प्रोसेस allows the silkworm to complete its metamorphosis and larva the cocoon as a moth naturally before the silk is produced। एरी रेशम को शांति रेशम या अहिंसा रेशम के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसके उत्पादन की प्रक्रिया में रेशम के कीड़े को अपना रूपांतरण पूरा करने दिया जाता है और रेशम निकालने से पहले वह प्राकृतिक रूप से पतंगे के रूप में कोकून से बाहर निकल जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़े। द ब्यूटीफुल सिमरिंग लस्टर ऑफ सिल्क फैब्रिक इज प्राइमरीली ड्यू टू रेशम कपड़े की खूबसूरती झिलमिलाती चमक मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? द ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक क्रॉस सेक्शन ऑफ द फाइबर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। रेशे की त्रिकोणीय प्रिज्म जैसी संरचना के कारण जो प्रकाश में परावर्तित करती है। ठीक है, रेशम क्यों चमकता है? अगर इसका आंसर हमें देना हो तो वे इसीलिए चमकता है कि जब हम उसे क्रॉस सेक्शनली काटते हैं तो उसमें एक प्रिज्म संरचना होती है। द सिल्क फाइबर हैज़ a unique triangular prism-like structure. This allows it to reflect incoming light at different angles, creating the natural multi-toned shimmering effect that silk is famous for। रेशम के रेशों की एक अनूठी त्रिकोणीय प्रिज्म जैसी संरचना होती है। यह इसे विभिन्न कोणों पर आने वाले प्रकाश को परिवर्तित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रकृति और खूबसूरत बहुरंगी चमक पैदा होती है, जिसके लिए रेशम